जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में स्वागत है आपका। अपना चैप्टर चल रहा है इतिहास में 9वां। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। आज ये इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है। अच्छे से बची हुई पूरी कहानी को हम एक फिल्म की कहानी की तरह है वो समझ लेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा थोड़ा सा उसको अगर हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़े तो आपको पता है हम ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो फैक्ट्री है वो कहां पर स्थापित की थी? बंगाल के अंदर। तो सबसे पहले इस एरिया को उसने अपने अधिकार के अंदर लिया था और फिर इस इलाके के अंदर अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक टैक्स की व्यवस्था चलाई थी और उस टैक्स की व्यवस्था का नाम क्या था? ईस्ट मरारी, जिसको स्थायी बंदोबस्त है वो भी कहा गया। इसमें आपको पता है फिक्स कर दिया था लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए भी आपको इतना टैक्स है वो देना है। अब अंग्रेज है वो यहीं तक सीमित नहीं थे। धीरे धीरे इन अंग्रेजों ने अपना जो इलाका है वो आगे बढ़ाया, यानी दूसरे इलाकों को भी जीतना, यानी अपने अंडर में शामिल करना शुरू कर दिया था। तो अब हम आज की इस क्लास के अंदर ये बंबई वाला जो इलाका और जो दक्कन वाला, दक्षिणी भारत वाला जो इलाका है इसकी ओर रुख करेंगे। इस इलाके में टैक्स की कौन सी व्यवस्था अपनाई गई और क्यों अपनाई गई, यानी हम अपना टॉपिक जो अब लेके जा रहे हैं वो है बंबई और दक्कन वाला जो इलाका है उसकी तरफ रुख है वो कर रहे हैं। तो अब सबसे प्यारा प्रश्न यही बन जाता है भी इस इलाके के अंदर अंग्रेजों ने इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू नहीं किया। क्यों नहीं लागू किया यह बात समझने की है। जब बंगाल में उन्होंने इसको लागू किया तो इस दूसरे इलाके में क्यों नहीं लागू किया? तो यहां दो प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, उत्तर सेम ही रहेगा। प्रश्न एक तो है इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल से बाहर क्यों नहीं लागू की गई, या फिर आपसे यह पूछ ले बंबई दक्कन में राजस्व की नई प्रणाली क्यों लागू की गई। तो दो महत्वपूर्ण कारण हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्तमरारी को लेकर उनके मन में क्या था। अब जब इस्तमरारी लागू की गई, परमानेंट टैक्स स्टार्ट कर दिया, उस टाइम क्या है फसलों के रेट कम थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ फसलों के रेट बढ़ गए। यहीं पर अंग्रेजों को अफसोस होना स्टार्ट हो गया था। तो 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे फसल का जो मूल्य है वो बढ़ गया और मूल्य बढ़ने से टैक्स बढ़ गया और टैक्स बढ़ने से जमींदारों की कमाई बढ़ गई थी। जमींदार अब ज्यादा पैसा वसूल रहे थे किसानों से, लेकिन स्थायी बंदोबस्त की वजह से अंग्रेज है वो अब टैक्स बढ़ा नहीं सकते थे। तो उनको ये अफसोस हो रहा था भैया यार अगर हम ये परमानेंट वाली व्यवस्था नहीं करते तो अब फसलों के रेट बढ़ने से हमारा इनकम है वो भी बढ़ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तब उन्होंने सोचा भी हम दूसरे इलाके के अंदर इस इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक कारण और रहा, मूल तो वही है, दूसरा यह है इंग्लैंड का एक अर्थशास्त्री जिसका नाम था डेविड रिकार्डो। उसने ये बताया था, जो अपनी बात कही थी उसी के अनुसार अंग्रेजों की दिमाग की घंटी बजी उस टाइम, यार हमें रिकार्डो वाली बात को लागू कर ही देना चाहिए। क्या मानता था रिकार्डो? वो ये कहता था कि जब भूमि से औसत लगान से अधिक इनकम प्राप्त होने लगती है तो सरकार को उस अतिरिक्त इनकम के ऊपर भी टैक्स है वो लगाना चाहिए। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, तो उसके ऊपर भी टैक्स सरकार को लगाना चाहिए, यानी अंग्रेजों को लगाना चाहिए। और यदि वो ये नहीं कर पाएंगे तो किसान किरायाजीवी हो जाएंगे। किरायाजीवी का मतलब ये हो गया भी लाभ उनको हो रहा है, कुछ साल लाभ कमाने के बाद में वो जमीन को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ठेके पर देना स्टार्ट कर देंगे, चौथे पांचवें हिस्से पर देना स्टार्ट कर देंगे और खुद है वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएगा और इससे वो अपनी जमीन पट्टे पर देगा, हिस्से पर देगा और किराए की कमाई पर ही वो निर्भर रहने लग जाएगा। तो सीधी सी बात है वो किसान भूमि सुधार के ऊपर कोई निवेश नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा।
तो एक तो इस्तमरारी बंदोबस्त से उनको नुकसान महसूस हुआ और तब उनको ये रिकार्डो की बात भी जम गई भी हमें परमानेंट टैक्स डिसाइड नहीं करना चाहिए, उस टाइम की फसल के हिसाब से टैक्स लेना चाहिए, फिर एक निश्चित टाइम के बाद में पुनः हमें उसको रिवाइज करना चाहिए और पुनः टैक्स को बढ़ाना चाहिए। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से दक्षिणी भारत और बंबई के अंदर इस्तमरारी को नहीं लागू करके एक नई व्यवस्था को लागू किया गया। और वो नई व्यवस्था क्या है जिसका इंट्रोडक्शन आप पहले ही वीडियो में प्राप्त कर चुके हो, और वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो चलिए एक बार पुनः उसको रिवाइज कर लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने 1820 के दशक के अंदर बंबई दक्कन क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया। और इस प्रणाली में टैक्स है वो सीधे किससे लिया जाता था? किसानों से। भी किसानों को पता था इतना टैक्स देना है, और डायरेक्ट किसान है वो कंपनी के अधिकारियों से जुड़ गए थे। और इसमें सभी प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगाकर कर निर्धारित किया जाता था। पूरे इलाके की एक एवरेज निकाल ली जाती थी, भी इतनी फसल होती है और उसके हिसाब से टैक्स है वो निर्धारित कर दिया जाता था। और फिर ये डिसाइड हुआ भी 30 साल बाद हम दोबारा सर्वे करेंगे और पुनः राजस्व की दरें निर्धारित करेंगे। तो अंग्रेज हर 30 साल के बाद है वो इनकी टैक्स की दरों को बढ़ा देते थे। कम होने का तो मतलब ही नहीं होता, टैक्स की राशि है वो बढ़ जाती थी। तो इसमें इस्तमरारी बंदोबस्त की तरह स्थायी रूप से निश्चित कर है वो नहीं किया गया था। तो इसमें अस्थायी था, भी जो एवरेज फसल हो रही है उसके अनुसार टैक्स है वो डिसाइड होता था, स्थायी बंदोबस्त की तरह परमानेंट नहीं था। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब बात कर लें भी इस व्यवस्था के दुष्प्रभाव और दोष क्या थे, कमियां क्या है। तो देखिए, अंग्रेजों ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए तो उस पर क्या कर दिया, किसानों के ऊपर टैक्स है वो अधिक लागू कर दिया। एक तो टैक्स अधिक था, दूसरा जब बारिश नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसान टैक्स है वो नहीं दे पाते थे। तीसरा, इससे किसान गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। अब टैक्स तो उतर नहीं रहा, अंग्रेज उनको परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना मंजूर कर लिया। अब बात करें कलेक्टरों की, जो टैक्स को इकट्ठा करता था। बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए किसानों से कठोरता से टैक्स इकट्ठा करने की कोशिश करता था। भी हर कलेक्टर अपने से बड़े अधिकारी को खुश करना चाहता था, साहब मैंने है ना अपने इलाके में सारा टैक्स कर लिया, जो नहीं दे रहे थे उनके लठ मार के टैक्स है वो ले लिया। तो और एक था कि जब किसान अपना कर नहीं दे पाता था तो उसकी जो फसलें हैं, जो खेत हैं, वो जब्त कर लिए जाते थे और उसके बाद में पूरे गांव के ऊपर जुर्माना है वो लगाया जाता था। तो समझ गए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के भी अपने दोष थे। ये नहीं है भी ये जो व्यवस्था है ये दोष मुक्त नहीं थी, ये भी दोष मुक्त थी। अब बात करते हैं इस व्यवस्था के और क्या दोष देखने को मिले। 1832 के बाद कृषि उपज की कीमतों में तेजी से कमी आ गई। 1832 के बाद 1820 के दशक में लागू किया था, 1832 के दशक में जो फसलों के रेट है वो कम हो गए और किसानों की इनकम क्या हो गई, अब कम हो गई, किसानों की हालत और खराब हो गई। अब टैक्स कम तो हो नहीं रहा था। और 1832 और 34 के सालों में अकाल भी पड़ा, किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके कितने जो परिवार के सदस्य मारे गए, कितने ही जो पशु है वो मारे जा चुके थे। तो किसान बर्बाद होता जा रहा था, जन धन की हानि हुई और खाने के लाले पड़ गए। खाद्यान्न संकट है वो किसानों के सामने उत्पन्न हो गया था इसी व्यवस्था की वजह से। और राजस्व की बकाया राशि को जमा करवाने के लिए उन्हें साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ रहा था। और ये भी किसान है वो कर्जे को नहीं चुका पा रहे थे। पहले वो टैक्स नहीं उतार पा रहे थे, फिर डेली लाइफ के अपने जीवन को जीने के लिए उन्होंने साहूकारों से कर्जा यानी ऋण लेना है वो स्टार्ट कर दिया, ब्याज पर पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। भी शायद हमारा टैक्स उतर जाएगा, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन वो टैक्स की उस व्यवस्था के अंदर आगे चल के फिर किन के चीजों में उलझ गया, साहूकार के ऋण के अंदर, कर्जे के अंदर है वो उलझता ही गया। आगे चल के जैसे जैसे धीरे धीरे किस जो खेती है वो वापिस अच्छे जो ट्रैक के ऊपर आने लग गई, भी ठीक होने लग गई,
तो किसान ये सोचने लगे भी यार चलो अब अपना खेती का इलाका है वो बढ़ा दिया जाना चाहिए। अब खेती का इलाका बढ़ाने के लिए उसे जमीन और लेनी थी और उसको जोतने के लिए उसे पशुधन चाहिए था। वो फिर वापस किसके पास जाता? साहूकार के पास जाता। साहूकार जी आप हमें कुछ पैसा ब्याज पर और दे दो ताकि मैं अपनी खेती को और बढ़ा लूं, ताकि और ज्यादा मैं इनकम है वो प्राप्त कर सकूं। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे जो किसान है वो दक्षिणी भारत का साहूकारों के चंगुल के अंदर फंसता ही जा रहा था। और ऐसी सिचुएशन आज भी इंडिया में आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगी। जो किसान है वो बणिए के, अपने आड़तीये के चक्कर से निकल ही नहीं पाता है। तो रेतवाड़ी के ये दोष हैं वो हमारे सामने हैं। अब बात आती है, हम दक्षिणी भारत की व्यवस्था को समझ रहे हैं, एक बार हम थोड़ा सा इंग्लैंड का भ्रमण भी कराते हैं भी। उसी दौर के अंदर भी इंग्लैंड में क्या चल रहा था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति थी, इंग्लैंड में खूब सारे उद्योग पनप रहे थे। उसी के अंदर एक एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने वाले उद्योग के ऊपर हम बात करेंगे, कपास उद्योग के ऊपर। थोड़ी सी कहानी उसकी भी हम जान ही लेते हैं। 1857 के अंदर ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना होती है। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं भी ब्रिटेन में कपास यानी कॉटन, उसकी आपूर्ति संघ है वो कब बना? 1857 में बना। 1857 में भारत में क्रांति भी हुई थी, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां क्रांति वाली बातों को शामिल नहीं करेंगे। 1859 की बात करें तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी है वो स्टार्ट हो गई थी। तो मैनचेस्टर कॉटन फैक्ट्री वो कब स्टार्ट हुई? 1859 में। अब इनका उद्देश्य क्या था इस कपास आपूर्ति संघ का? वहां पर इसका काम था कि दुनिया के प्रत्येक भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि इस कंपनी का जो कॉटन की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनको लाभ होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कच्चा माल इनके पास जाएगा तभी तो धागे बनाएंगे और उनसे कपड़े बनाकर अपना बिजनेस फैलाएंगे, पैसे कमाएंगे। औद्योगिकरण इसी चीज को तो कहते हैं। तो ये इसने काम स्टार्ट किया। अभी कपास हम ज्यादा से ज्यादा है वो दुनिया में उगाए जहां पर हमारा अधिकार है। अब जब ये आपूर्ति संघ बना, उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन के अंदर पूरा का पूरा जो कपास है वो अमेरिका से ही आता था। ये समझ लीजिए लगभग 75% कपास की जो आपूर्ति है वो अमेरिका से ही ब्रिटेन को होती थी। लेकिन ब्रिटेन को, अंग्रेजों को एक टेंशन थी, अगर बाई चांस किसी भी कारण से अमेरिका अगर कपास की सप्लाई बंद कर दे तो हमारी फैक्ट्रियां तो बंद हो जाएगी। लंकाशायर हमारी जो स्टेट है जो इस उद्योग के लिए जानी जाती है वो तो बर्बाद ही हो जाएगी। तो इसी उद्देश्य से तो उन्होंने इस कपास आपूर्ति संघ को बनाया भी, कहीं से भी जो सप्लाई है वो कपास की ब्रिटेन में होती रहनी चाहिए। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा एरिया के अंदर कॉटन की खेती है वो किसानों से करवाएं। और अब देखिए, अब इंग्लैंड वालों ने रुख किया भारत की तरफ। उन्होंने देखा यार वहां पर अपनी कंपनी का राज है और भारत का के अंदर कपास की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। तो ब्रिटेन ने भारत को एक ऐसा देश समझा जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति, सप्लाई अगर बंद हो जाए तो लंकाशायर को कपास भेज सकता है। इसके दो मुख्य कारण थे, दो कारण उनको लग रहे थे जिसकी वजह से भारत उनके लिए श्रेष्ठ हो सकता था। एक तो था जो भारत की भूमि थी, जमीन थी और यहां का जो क्लाइमेट था, जलवायु थी, वो कपास की खेती के लिए अनुकूल थी। और दूसरा, यहां पर सस्ता श्रम उपलब्ध था, खेतों में काम करने के लिए मजदूर आसानी से मिल जाते थे। तो इन दो रीजन की वजह से ही भारत की तरफ इंग्लैंड ने देखना स्टार्ट कर दिया भी कपास तो अब हम इंडिया से लेंगे, अमेरिका अगर दे तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। और जैसा अंग्रेजों को डर था, हालांकि उनको पता ही था उस टाइम अमेरिका की सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही थी, उसी डर की वजह से ही तो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था। और वो डर क्या था? 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। एक बहुत प्यारा प्रश्न, अमेरिका के अंदर गृह युद्ध कब छिड़ गया? तो वो 1861 में गृह युद्ध है वो छिड़ गया। अब वो अमेरिका तो लड़ाई के अंदर बिजी हो गया, तो ब्रिटेन को कपास की जो सप्लाई है वो भाई बंद हो गई। अब जैसा डर था हो चुका है ना वैसा ही। तो भारत के बंबई दक्कन क्षेत्र में
कपास उत्पादन को अंग्रेजों ने बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड की जो कंपनियां थी नहीं, कंपनियों के जो मालिक थे, उन्होंने एडवांस में सप्लायरों को पैसा देना स्टार्ट कर दिया। ये लो आप पैसा एडवांस में ले जाओ और क्या करो कि आप ये पैसा साहूकारों को दो वहां पर। तो साहूकारों को एडवांस में पैसा मिल रहा था, साहूकार एडवांस में किसानों को पैसा दे रहे थे, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे भी आप ज्यादा से ज्यादा जो कपास की खेती करो, हम आपको एडवांस में पैसा दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, किसान ने कपास का प्रोडक्शन करना, कपास की खेती करना प्रारंभ है वो कर दिया, क्योंकि सबके लाभ का सौदा उस टाइम होता जा रहा था। तो कपास के सौदागरों ने साहूकारों को एडवांस में पैसे दिए, किसानों ने साहूकारों से कर्जा लेकर मन लगाकर खेती की। अब साहूकार एडवांस में पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब कर्जा ही दे रहे थे एक तरीके से, और कपास की खेती करवा रहे थे और उनसे कपास खरीदकर और सप्लायरों के माध्यम से कहां भिजवाई जा रही थी, इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में वो कपास है वो पहुंचाई जा रही थी। तो बड़ा लाभ का सौदा होता जा रहा था सबके लिए। 1862 तक 90% कपास का जो निर्यात है वो भारत से होना स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में हमने अभी क्या पढ़ा, 75% अमेरिका से लेता था, लेकिन जैसे ही वहां पर गृह युद्ध छिड़ा, 90% तक जो कॉटन, नरमा, कपास जो है वो इंडिया से जाने लग गया और किसानों की जो स्थिति थी उसके अंदर सुधार आना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसी दौरान 1865 में लगभग 5 सालों में ही अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया और गृह युद्ध समाप्त होते ही परिस्थितियां नॉर्मल हो गई, वापिस कपास अमेरिका से इंग्लैंड को आने लग गई। और जैसे ही अमेरिका ने वापिस इंग्लैंड को कपास भेजना स्टार्ट किया तो उन्होंने भारत से, क्योंकि बहुत लंबी दूरी पड़ती थी, उन्होंने कॉटन मंगवाना कम कर दिया। भैया ये क्या हुआ, पहले तो हमें मोटिवेट किया गया, ज्यादा से ज्यादा कॉटन के खेत बना दिए यहां पर, अब हालत ये हो गई इंडिया के अंदर भी उस कॉटन को खरीदने वाले ही नहीं रहे, क्योंकि भारत में तो इतनी कोई फैक्ट्रियां थी नहीं, इंग्लैंड ही उनका प्रमुख जो आयातक देश था उस टाइम। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है अब हमें वापस अमेरिका से मिलना स्टार्ट हो गया। तो सबने अपने अपने लाभ के लिए काम किया और उधर किसानों ने कॉटन के लिए साहूकारों से क्या ले रखा था, पैसा ले रखा था और नहीं चुकाया जा रहा था, क्योंकि उनका कपास बिक नहीं रहा था, कर्जा उतर नहीं रहा था, ब्याज उनका बढ़ता जा रहा था। एक बार फिर किसानों की हालत खराब होगी, एक तो रेतवाड़ी ले डूबी और उसके बाद ये जो कॉटन की खेती का जो सपना देखा, कुछ टाइम कुछ लाभ मिला, बड़े वालों को तो लाभ मिला, छोटे वाले तो कहते हैं ना मरने के भाग के थे, आज भी मरते हैं किसान, कोई सुनने वाला नहीं है और यही हालत इनकी वापिस होगी। तो भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती गई। अब एक तो ये कहानी समझ गए, इंग्लैंड की वजह से भारत में कपास की खेती का क्या हाल हुआ। अब एक क्वेश्चन है, अब महाराष्ट्र के अंदर कपास निर्यात व्यापारी और साहूकार ने किसानों को दीर्घावधि तक ऋण देने के उत्सुक नहीं रहे। अब जब किसान जाता, भैया मेरे को लंबे टाइम के लिए कुछ पैसा दे दे यार, मैं मेरा घर भी चला लूं और खेती भी कर लूं, लेकिन अब जो कपास बेचने वाले व्यापारी थे और सेठ जो साहूकार थे, बढ़िया जो लोग थे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब आप समझ सकते हो इंटरेस्ट क्यों नहीं था, पहले तो अलग बात थी क्योंकि डिमांड थी, अब डिमांड नहीं थी। तो भारतीय कपास की मांग में कमी आने के कारण, डिमांड नहीं थी तो उन्होंने कहा यार अब अगर किसानों को पैसा दे दिया हम तो लुट जाएंगे। और दूसरा, कपास की कीमतों में भी कमी आ गई थी। तो कपास की डिमांड कम होना और कपास की जो रेट है वो कम होना, इन दोनों वजह से व्यापारियों ने, साहूकारों ने किसान को लंबे टाइम तक ब्याज पर पैसा देना है वो बंद कर दिया। तो ये एक छोटा प्रश्न भी अपना हो जाता है। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, कहानी यहीं तक नहीं है। अब साहूकार पलटते जा रहे थे तो एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है और वो है कि दक्कन के रैयत यानी किसान जो हैं ऋणदाताओं के प्रति क्रुद्ध क्यों थे, नाराज क्यों थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आता है, चाहे 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए भी, दक्कन क्षेत्र के किसान साहूकारों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे। तो उन कारणों को समझते हैं। पहला पॉइंट है कि ऋणदाताओं ने यानी साहूकारों की बात हो रही है, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, ऋण देते हैं, कर्जा देने वाले जो साहूकार हैं,
किसानों को ऋण यानी कर्जा देने से इनकार कर दिया। किसानों को लगने लगा कि यार ये जो साहूकार है पहले तो ठीक थे, अब तो इनमें संवेदनाएं रही नहीं है, ये तो संवेदनहीन हो गए हैं, इनके अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं बचे हैं और इन सेठ साहूकारों को हमारी बुरी परिस्थितियों के ऊपर कोई तरस भी नहीं आ रहा है। इस वजह से उनको गुस्सा आ रहा था। उनको ये नहीं फिक्र थी किसानों को भी तेरा कर्जा बढ़ जाएगा। उसने कहा ठीक है, क्योंकि किसान तो उम्मीदों पर जीता है, उसको लगता है अगली इस बार फसल अच्छी हो जाएगी, अगली बार हो जाएगी, कर्जा उतार दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई ये साहूकार है ना, ये हम पर अब तरस नहीं खा रहे। दूसरा जो ऋणदाता है, साहूकार है, ये देहात के परंपरागत मानकों और रिवाजों का उल्लंघन कर रहे थे। जो समाज के अंदर कुछ परंपराएं बनी हुई होती है किसी को पैसा देने की, उन परंपराओं का ये उल्लंघन कर रहे थे। क्योंकि परंपरा क्या थी, आज भी है, कि ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो भी जितना रुपया आपने मूलधन के रूप में मूलधन लिया है और ब्याज उससे कहीं ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहां साहूकार तो उल्टा कर रहे थे। ऐसी कई रिपोर्ट, कई सोर्सेज, आप पाठ्य पुस्तक में ही कई उदाहरण पढ़ लेंगे, ऐसे मामले सामने आए हैं भी किसी किसान ने 100 रुपए, उस टाइम 100 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, 100 रुपए लिए ब्याज के ऊपर और 2000 रुपए हैं उससे अधिक उसके ऊपर ब्याज बन गया। यार 100 रुपए के बदले 2000 रुपए ब्याज, क्या ये तो बहुत ही हालत खराब होने वाली है। क्या ये सेठ साहूकार क्या कर रहे हैं, ये तो हमें लूट रहे हैं। अब क्यों लूट रहे थे आप समझ सकते हो। ये क्या करते थे, जैसे 100 रुपए दिए, 100 रुपए पर जो भी ब्याज, जैसे 2 रुपया सैकड़ा मान ले, ठीक है, तो 1 महीने का 2 रुपया हो गया। तो इसी तरीके से 12 महीने के 24 रुपए ब्याज हो गए। तो 1 साल के अंदर मूलधन कितना हो गया, 124 रुपए हो गए। वो नहीं दे पाता था, तो इस मूलधन के अंदर इस ब्याज को जोड़कर, जिसको हम क्या कहते हैं, मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। थोड़ा खब्बे हाथ से लिख रहा हूं, जो राइट हैंड है वो थोड़ा सा भाई फ्रैक्चर है उसमें, लेकिन क्लास नहीं रुकनी चाहिए। तो मूलधन के अंदर उस ब्याज को जोड़ दिया जाता था, तो मिश्र धन बन गया। अब मिश्र धन के ऊपर यानी इस 124 के ऊपर ब्याज लगाते, फिर ब्याज नहीं चुका पाता तो इसको फिर मूलधन में जोड़ देते और क्या बना देते थे, मिश्र धन बना देते थे। सोचिएगा, गणित में पढ़ते थे ना, मूलधन ब्याज मिश्र धन। अगर ये मिश्र धन इस तरीके से बढ़ता जाए, यानी ब्याज के बाद इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज, मूलधन के अंदर जोड़ जोड़ के ब्याज को मिश्र धन, फिर उसके ऊपर ब्याज, ये ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। भाई साहब अगर आज भी चक्रवृद्धि ब्याज लगाए ना तो कर्जा तो आज भी नहीं उतर सकता। तो यानी ये परंपराओं का उल्लंघन कर रहे थे। फिर तीसरा पॉइंट आता है, बिना चुकाई गई ब्याज की राशि को नए बंद पत्रों में शामिल कर लिया जाता था। बॉन्ड बनाते थे, कागज पे साइन अंगूठा लगवा लेते थे उनसे, वही यही तरीका भी, जो ब्याज बना उसको मूलधन में जोड़ लेते थे, क्योंकि ऋणदाता कानून के शिकंजे से बचा रहे और उसकी राशि भी न डूबे। क्योंकि उस टाइम एक कानून था भी ज्यादा से ज्यादा आप 3 साल तक ही किसी को इस तरीके से ये व्यवस्था कर सकते हो, नहीं हो तो बाद में उसको वही कोई माफीनामा या कोई भी बीच का सेटलमेंट करने की आवश्यकता थी। लेकिन ये 3 साल से पहले ही हर साल क्या कर लेते थे, नया लेटर, यानी सीधी सी बात है, ये समझ लो आप आज के हिसाब से एक नए स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन करवा लेते थे ब्याज को जोड़कर। तो अब वो मूलधन तो बढ़ गया, तो हर साल यही काम करते थे। इससे क्या होता था, साहूकारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी और किसान का जो पैसा है मूलधन के रूप में बढ़ता ही जा रहा था। तो आप नाराजगी के कारण सोच सकते हो, एक तो ब्याज पैसे देना बंद कर दिया, उसको किसानों पर तरस नहीं आ रहा था, ये गुस्सा था किसानों का। दूसरा ये था, पारंपरिक रूप से जो समाज का जो नियम बने थे पैसों को लेकर, उसकी पालना नहीं हो रही थी और ब्याज की राशि है वो ज्यादा ली जा रही थी। तीसरा ये हो गया भी ब्याज को मूलधन में जोड़कर मिश्र धन बना दिया जाता था, यानी उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज है वो लगाता रहता था सेठ साहूकार। इस वजह से किसान हैं वो परेशान थे। और उसके बाद में जब वो ब्याज चुकाता था किसान,
तो उस समय किसान को कोई रसीद नहीं दी जाती थी, भी इसने अपना जो ब्याज है वो चुका दिया है, ऐसा कोई लिखित में नहीं होता। तो फिर उसको कह देते तूने तो नहीं चुकाया, झूठ बोल देते थे वो। ऋणदाता यानी कर्जा देने वाला जो साहूकार है, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर लेते थे, फर्जी आंकड़ा भर ले, तो कई बार खाली कागज के ऊपर अंगूठा लगवा लेते और अपने हिसाब से जो राशि है वो लिख लेते थे। किसानों की फसल को नीची कीमतों पर खरीदते थे। अब भैया दबा हुआ होता है, उसको ज्यादा रेट कौन दे, सस्ती खरीदता था उसकी फसल को, और अंत में उसकी धन संपत्ति पर अधिकार कर लेते थे। बाद में जब वो किसान कर्जा नहीं चुका पाता था तो उसकी जमीन ही ये सेठ साहूकार है वो हड़प लेते थे। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से ये सारी बातें आपके सामने क्लियर होती है भी किस तरीके से किसानों का शोषण कर रहे थे सेठ साहूकार। और कहानी कहां से स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है रैयतवाड़ी से। ये नहीं है भी रैयतवाड़ी की वजह से ये समस्या नहीं है, समस्या तो वहीं से जन्मी, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां बदलती गई। किसान उस रैयतवाड़ी के टैक्स की वजह से किन के चंगुल में फंसता गया, सेठ साहूकारों के चंगुल में फंसता गया। इस वजह से सेठ साहूकारों के प्रति रैयत की, किसानों की नाराजगी थी, वो उनसे नाराज थे। और आखिर क्या होता है, मरता आदमी क्या न करता, आखिर वही हुआ। दक्कन के अंदर किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया कि ठोकेंगे अब इन सेठ साहूकारों को। दिन है 12 मई 1875, तारीख याद रखिएगा। किसानों ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। और यह विद्रोह कहां पर हुआ, और यह हुआ पूना के अंदर, महाराष्ट्र पूना के पास एक जगह थी सुपा, वहां पर। और यह विद्रोह सेठ साहूकारों और अंग्रेजों सबके लिए था कि ठोकेंगे अब सबको। और इसकी शुरुआत पुणे में एक जगह सुपा से हुई। धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में, अहमदनगर, उसके आसपास के गांव में, कहीं 65 हजार के आसपास का जो एरिया था, वहां तक जो इसका प्रभाव है वो इस आंदोलन का देखने को मिला। इस विद्रोह ने बही खाते जला दिए, बड़ियों से ढूंढ ढूंढ के कहां लिखी है वो बही खाता निकाल दो, उसको जला दिए। अनाज की दुकानें उनकी लूट ली, साहूकारों के घरों के अंदर, उनके खेतों के अंदर आग लगा दी। साहूकार डर कर गांव से बाहर भाग गए। बुरा हाल, एक फिल्म के दृश्य की तरह। सेठ साहूकारों को पकड़ पकड़ के ठोका, उनकी पिटाई की, उनकी बही खातों को जला दिया गया। ये ले हमारा कर्जा, ये ले। अनाज की दुकानें उनकी लूट ली, क्योंकि किसानों ने कहा हमारी है और हमसे डबल पैसे ले रहा है। साहूकारों को घरों को जला दिया और साहूकार डर के मारे गांव छोड़कर भाग गए। और उस समय दौर के सबसे बड़े दंगों में से एक रहा है दक्कन का विद्रोह, जो 1875 के अंदर हुआ। किसानों ने परेशान होकर लास्ट में ये विद्रोह है वो करना ही पड़ा। अब बात करें भी इसका परिणाम क्या देखने को मिला, किसानों को क्या हुआ, प्लस माइनस क्या रहे। विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित कर दिए। लीजिए भी, अंग्रेजों ने अब वहां पर पुलिस थाने स्थापित कर दिए। इस क्षेत्र में सेना को बुलाया गया, क्योंकि 1875 की यह घटना है, आपको पता है। इससे पहले 1857 के अंदर क्रांति हो गई थी। और क्रांति क्या हुआ, वो उनसे अंग्रेज डरे हुए थे, तो वो चाहते थे भी अब किसान है वो वापस कहीं विद्रोह नहीं करे। इसलिए जहां जहां विद्रोह हुए उन गांव में थाने खोल दिए, आर्मी को बुला लिया। 95 लोगों को उस टाइम गिरफ्तार किया गया और उसमें से बहुत से लोगों को दंड दिया गया था। और उसके बाद में इसकी जांच के लिए दक्कन दंगा आयोग की स्थापना की, भी इसकी जांच की जाए, मूल जड़ क्या है, क्या इसका रीजन है। तो ये परिणाम देखने को मिले। तो अब यहां पर एक पॉइंट मिल जाता है आपको, दक्कन दंगा आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 2 नंबर के प्रश्नों में इसको अलग से पूछ लिया जाता है, तो चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। दक्कन दंगा आयोग किसके लिए था? दक्कन के अंदर किसानों ने जो विद्रोह किया था सेठ साहूकारों और अंग्रेजों के खिलाफ, उस विद्रोह की जांच के लिए यह बनाया गया था। और कहां? महाराष्ट्र, बॉम्बे में। तो जब विद्रोह दक्कन में फैला तो शुरू में जो बंबई की सरकार थी उन्होंने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नॉर्मल सेठ साहूकारों से उनकी नाराजगी थी, उन्होंने कर दिया। लेकिन 1857 की क्रांति अंग्रेजों को याद थी, तो भारत सरकार के दबाव पड़ने पर, भारत सरकार का यहां मतलब है भी उस टाइम के अंदर जो अंग्रेजों का राज था, उन्होंने दंगों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना की और उसी का नाम है दक्कन दंगा आयोग। इस आयोग की रिपोर्ट आ गई पूरी जांच पड़ताल करके,
और उस रिपोर्ट को 1878 के अंदर ब्रिटिश की संसद में प्रस्तुत किया गया था। अब वो रिपोर्ट के अंदर बहुत से तथ्यों को है वो शामिल किया गया था। और अब बात आती है भी इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, उसकी बात करें तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि विद्रोह का जो कारण है वो साहूकारों और ऋणदाताओं के प्रति किसानों का क्रोध था। कैसेट साहूकारों के प्रति उनका गुस्सा था और जो उन पर अन्याय कर रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, ये उनके खिलाफ था। अब जांच करने वाले कौन थे? अंग्रेज खुद ही थे। और रिपोर्ट कहां भेजनी थी? इंग्लैंड में भेजनी थी। तो सब अपने बचाव में लगे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा सरकारी राजस्व की मांग इसके लिए जिम्मेदार नहीं थी। गौर करें, ये यहां पर ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि अपनी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही है ना, उससे किसानों को नाराजगी नहीं थी। किसानों की नाराजगी तो वो कर्जे की वजह से क्या सेठ साहूकारों से थी, वो उन पर अत्याचार करते थे, उनके खिलाफ थी, अपने खिलाफ नहीं थी। अब आप खुद भी समझदार हो भी, क्या डायरेक्ट साहूकारों से? ठीक है, उस टाइम तात्कालिक रूप से साहूकारों के, लेकिन रीजन तो पीछे के राजस्व वो रैयतवाड़ी व्यवस्था ही तो थी। लेकिन ये तो अपने खुद ही बनाने वाले थे भाई, कुछ भी लिख सकते थे। और यह रिपोर्ट एक पक्षीय थी, एक पक्ष लिखा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार अपनी गलती नहीं मानना चाहती थी, जबकि राजस्व की बढ़ती हुई मांग के कारण किसानों को साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और वो भी उनको उनकी शर्त पर लेना पड़ता था, जो इस विद्रोह का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। जबकि सच ये है भी रैयतवाड़ी व्यवस्था की वजह से ही किसान हैं वो साहूकारों के टैक्स के चंगुल में फंसा था। और तभी ये दंगा हुआ और तब ये दंगा आयोग रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश संसद के अंदर प्रस्तुत है वो की गई थी। तो ये हो गई जी कहानी, दक्कन के क्षेत्र के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या सपने दिखाए। कॉटन की खेती ने कितने सपने किसानों को दिखाए, लेकिन लास्ट में किसान के हाथ में क्या लगा? आज भी कुछ नहीं लगता, वही हालत है। कुछ जो समृद्ध किसान है वो जरूर फायदा ले लेते हैं, एक मध्यम और निम्न जो किसान है वो आज भी बुरी हालत के अंदर है। तो जैसे लगता है भी अंग्रेजी राज कहीं ये पूरा खत्म होगा क्या कभी। और अब एक प्यारा सा प्रश्न और देख लेते हैं, ऐसे ही कोई 2 नंबर में आपसे पूछ ले गलती से, क्या इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए राजकीय प्रतिवेदन जो सरकारी जो रिपोर्ट होती है उनके प्रयोग में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जब इतिहासकार को कोई सरकारी कागज मिलता है तो उसको क्या बिल्कुल सही मान लेना चाहिए या उस पर मनन करना चाहिए भी ये रिपोर्ट किसने लिखी? अभी हमने जो दक्कन की जांच आयोग की रिपोर्ट देखी, उन्होंने तो अपने लिए लिख दिया सब पॉजिटिव और दूसरों को गलत साबित कर दिया। तो जब इतिहासकार कोई निर्णय लेते हैं तो उनकी उन सरकारी कागजों के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। तो उससे संबंधित कोई बात आ जाए तो ये 2-3 लाइनें हैं। एक तो राजकीय प्रतिवेदन सरकार के हिसाब से तैयार किए जाते हैं, आज भी ऐसा होता है देश में, सरकार के हिसाब से सब चलता है और पूरी तरह ये विश्वसनीय नहीं होते। आज भी कोई डेटा आप समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं है भी ये रियल में फील्ड के अंदर सच है, ऐसा नहीं होता। सब सेट किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए। इनकी दूसरों के साथ तुलना करनी चाहिए, जो कई बार अच्छे न्यूज चैनल है वो कंपैरिजन करके भी बताते हैं। इनका प्रयोग करने से पहले समाचार पत्र क्या कह रहे हैं, गैर राजकीय रिपोर्ट क्या कहती है, कोई प्राइवेट रिपोर्ट अगर है वो क्या कहती है, वैधानिक अभिलेख कोई कानूनी जो रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, मौखिक सोर्स लोगों के विचार मौखिक रूप से आगे जो उस सिस्टम के लिए चलते हैं, उन सबूतों के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए, तभी हम सच के कुछ नजदीक पहुंच सकते हैं। वरना खाली सरकारी रिपोर्ट का अगर हम ढोल पीटते रहे तो कभी सच हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ सरकारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इतिहासकार जब इतिहास की बातों को लिखते हैं हमें बताते हैं। चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं एक टॉपिक जो पहले अपना आ चुका है कारणों के अंदर, कि 1859 में अंग्रेजों का एक परिसीमन कानून, 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पास किया था जिसमें कहा गया कि ऋणदाता
जो कर्जा देने वाला है साहूकार है और किसान के बीच हस्ताक्षरित जो ऋण पत्र है केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। जो भी कागज कार्रवाई की है ब्याज पर पैसा लेने की, उसकी समय सीमा डिसाइड थी 3 साल 1859 के अंग्रेजों के परिसीमन कानून में, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। और इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को इकट्ठा होने से रोकना था, क्योंकि ज्यादा ब्याज हो जाएगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। 3 साल के अंदर ही उसको शॉर्ट आउट है वो करना होता था। अब याद कीजिए सेठ साहूकार क्या करते थे, 3 साल के बाद उस ब्याज के पैसे, 3 क्या वो तो हर साल ही ब्याज के पैसे को मूलधन में जोड़कर मिश्रधन बनाया और उस पर ब्याज स्टार्ट कर देते थे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज है वो उस पर लगाते थे। तो किसानों को तो गुस्सा आना स्वाभाविक ही था, ये थोड़ी था भी वहां उनको गुस्सा है वो नहीं है, और उसी की परिणति हुई। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए भी अंग्रेजों के टाइम में दक्षिणी भारत के अंदर क्या क्या हुआ। तो इस प्रकार से पूरे चैप्टर में हमने बंगाल के इस्तेमारी व्यवस्था, वहां के मैदानी क्षेत्रों की, वहां के पहाड़ी क्षेत्रों में जो संथाल हैं पहाड़िया लोग थे उनके जीवन में क्या चेंजेज आए उनको समझ लिया। संथालों में आज आपको पता है अपने देश की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू है वो संथाल कम्युनिटी से ही बिलोंग है, वो करती है। उसके बाद में हमने बंबई दक्कन क्षेत्र में किसानों की हालत क्या है, रेतवाड़ी ने वहां पर क्या खेला कर दिया, उसको भी अच्छे से समझ लिया। अब बारी है आपके प्रश्न की, और प्रश्न है कि ब्रिटेन के अंदर कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी। कमेंट सेक्शन में उसका जवाब है वो जरूर दीजिएगा। और बहुत जल्द अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और इनके ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपके बीच में आती जाती है, तो उनको भी आप अच्छे से करके अपना रिजल्ट है वो मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।